नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये इतिहास के प्रैक्टिस क्वेश्चन का तीसरी वीडियो होने वाली है। तो आप लोग अभी तक इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट खोलें और उस वीडियो को भी देख लें और अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक, तो हर सब्जेक्ट का वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो का क्या है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स और उनसे जुड़े सारी चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो जैसा कि आप लोग वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पूरी वीडियो देखें। ठीक, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना अच्छा है और आप लोग का कितना मतलब इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो ये इतिहास की तीसरी वीडियो होने वाली है। ऐसे हर सब्जेक्ट का ला चुका हूँ, लगभग जियोग्राफी का भी आ चुका है, पॉलिटी का भी है, सारी चीज़ें का है। तो आप लोग अभी तक उस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में कौन कौन से नगर बंदरगाह नगर थे? जो हड़प्पा काल का जो नगर था, तो बोल रहा है कि कौन कौन नगर इसमें से बंदरगाह थे, यानी कि किस किस स्थान पे बंदरगाह थे। लोथल एवं सूतकांगेडोर, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पे बंदरगाह था? आप लोग क्या करिए, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और सारे क्वेश्चन को का आंसर करते चलिए और स्कोर अपना कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक, वो अपना आंसर कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोथर और सूतकांगे डोर दोनों जगह पे बंदरगाह हैं। ठीक, अब इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। हड़प्पा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित था और खुदाई किया गया पहला स्थल था। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खुदाई किया गया स्थल हड़प्पा ही है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। ठीक है, इस चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो यह सबसे बड़े और सबसे विकसित नगरों में से एक था और वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का स्थिति भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक, अभी वर्तमान में। कालीबंगा यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा है जो राजस्थान में स्थित है। और लोथल, इसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता था। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता था और यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ठीक, यहाँ पे बंदरगाह था और एक सूतकांगे डोर में भी बंदरगाह था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित था और इसे तीन भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक, तो सबसे जो ऊंचा नगर था उसको दुर्ग बोला जाता था और जो मध्यम नगर था उसको मध्य नगर बोला जाता था और नीचे वाले को निचला नगर बोला जाता था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वही राखीगढ़ी यह भारत में स्थित एक प्रमुख स्थल है। चुनहुदड़ो यह एक अन्य महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। बनवाली यह भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चुनहुदड़ो का उत्खनन कौन करवाया था? जो हड़प्पा सभ्यता का चुनहुदड़ो जगह था उसका उत्खनन कौन करवाया था? आप लोग का ऑप्शन है जे एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने या फिर सर ऑरेल एस्टीन ने। तो अपना आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, जे एन मैके। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न नगरों से प्राप्त अवशेष। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर से प्राप्त कहाँ से क्या क्या मिला है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा से पहले देखते हैं। विशाल सार्वजनिक स्नानागार और अन्य भंडार मिला है। तांबे की इकागढ़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। और यहीं से पशुपति मुहर भी प्राप्त हुआ है और सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस तरह हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख मतलब कि लेख लिखी गई मुहरे जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो कि काफी फेमस चीज है। ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से। और पुजारी राजा की दाढ़ी वाला मूर्ति मिला था। पुजारी राजा की दाढ़ी वाला मूर्ति, चांदी के फूलदान के ढक्कन पर कपड़े की वास्तविक टुकड़े और कुछ तांबे की वस्तुएं मिली है। सार्वजनिक स्नानागार यहीं पे था। सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो में था।
धौलावीरा विश्व का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थलों में से एक है। धौलावीरा विश्व के सबसे बड़े सिंधु सभ्यता स्थल में से एक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। जल प्रवर्धन और जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण, यानी कि जल प्रबंधन और जल संचयन प्रणाली के लिए ये विख्यात था। वहीं लोथल, गोदीवाड़ा, जो लोथल का गोदीवाड़ा स्थान था, वहां पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। मतलब कि वहां पे बंदरगाह था। युगल समाधि, यानी कि दो जोड़े यानी पति पत्नी की समाधि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित पैमाना, यानी कि स्केल, जो नापी में काम आता है, वो चीज मिला था जो कि मिट्टी से निर्मित था। ठीक। वही कालीबंगन से अब हम लोग देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, ठीक, कालीबंगन से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। लकड़ी से बनी नाली का साक्ष्य मिला है। वहीं युगल समाधि का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। और बनमाली, बनमाली से अच्छी किस्म के जौ की प्रजाति बनमाली से मिला है। और हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना, बनमाली से प्राप्त हुआ है। ठीक। तो देख रहे हैं कितना चीज रिवाइज हो जा रहा है और कितना चीज कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, जो वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक नदी वर्णित नदी कौन है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु। जो वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ठीक। तो अब वैदिक सभ्यता के सारी नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियां सिंधु और सरस्वती हैं। ठीक। वैदिक सभ्यता की दो प्रमुख नदियां थी, सिंधु और सरस्वती, जो सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थित थी। सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थिति मतलब कि 7 नदियों का क्षेत्र था। ठीक। उसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में इन 7 नदियों का उल्लेख, वो 7 नदियां कौन कौन था? सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, जो कि अब उसको सतलुज बोला जाता है, विपाशा, जिसका आधुनिक नाम ब्यास है, वही परुष्णी, जिसका आधुनिक नाम रावी, विस्तारा, जिसका आधुनिक नाम झेलम, और अस्किनी, जिसको चिनाब बोला जाता है। तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियां हैं। ठीक। सिंधु इसे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है, जिसका सबसे अधिक बार उल्लेख है। सरस्वती इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था और इसे देवीत्मा या मतेत्मा और नदीत्मा भी कहा जाता था। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरस्वती नदी जो है वो वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। और सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी था, जो जिसकी सबसे अधिक बार उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये काफी इजी सवाल है। आई होप कि आप सब लोग को पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, ऋग्वेद। ठीक। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ठीक। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ठीक। और इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक ऋग वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और 1000 से लेकर 600 ईस्वी के बीच तक को हम लोग उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक। इस सभ्यता का ज्ञान वेदों पर आधारित है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। इसके चार मुख्य वेद हैं। इस वेद के चार मुख्य सॉरी ऋग्वेद के चार मुख्य वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस चार वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था जो अभी हम लोग पढ़े। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 सूक्त, ठीक, यानी कि इसको श्लोक बोला जाता था। 1028 श्लोक है। यजुर्वेद यह यज्ञों के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और अनुष्ठानों का वर्णन करता है। जो यजुर्वेद है, ये जब यज्ञ होता था तो उस यज्ञ के दौरान पालन किए जाने वाले नियम, अनुष्ठान आदि का वर्णन करता है कि यज्ञ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना है, ये चीज का इसमें वर्णन किया गया है। वही सामवेद में इसमें गीतों का संग्रह है। सामवेद में गीतों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो जो वैदिक काल में संगीत से रिलेटेड चीजों था, उस सामवेद के अंतर्गत आता था। ठीक। तो इसे ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता था। अथर्ववेद यह मंत्रों, जादू और औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद यह मंत्र, जादू और औषधियों से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखिएगा।
होत्र या फिर होता जिसको बोला जाता था। ये चीज क्या है, तो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित, जो ऋग्वेद का पुरोहित होते हैं, जो कि ऋग्वेद का मंत्र का उच्चारण करते थे, उनको होत्र या होता बोला जाता था। वही उद्गाता, सामवेद का पुरोहित, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता बोला जाता था। और अधर्यु ये यजुर्वेद के पुरोहित थे। यजुर्वेद के पुरोहित यधर्यु, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक, तो ये सारी चीजें था वैदिक सभ्यता से और चार वेद से रिलेटेड चीज, जो कि हम लोग सारी चीजें जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजन की पद की सूची किसमें उपलब्ध है? क्या वह महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है, या फिर अंगुत्तर निकाय से, या छंदोग्य उपनिषद से, या फिर संयुक्त निकाय से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, महाजन पद की जानकारी जैन धर्म के जो साहित्य है उससे प्राप्त होता है, और बौद्ध धर्म के साहित्य से प्राप्त होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ये बौद्ध धर्म का दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है। ठीक, अब हम लोग 16 महाजन पद देखेंगे और उनकी राजधानी देखेंगे। ठीक, अंग, यहाँ पे अंग होगा। ठीक, अंग महाजन पद का राजधानी चंपा था। अंग महाजन पद की राजधानी चंपा। वही मगध, मगध की राजगिरी, और बाद में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया। मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्रा बनी। काशी, काशी का राजधानी बना वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली। मल कुशीनगर, मल कुशीनगर। चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। वत्स, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ प्रस्थ। पंचाल अहिछत्र या फिर कंपिल्य, पंचाल अहिछत्र या फिर कंपिल्य। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। अस्मक पोतन, अस्मक पोतन। अवंती उज्जैनी, अवंती उज्जैनी या महिष्मती, अवंती उज्जैनी या महिष्मती। गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला। कंबोज हाटक या राजपुर, कंबोज हाटक या राजपुर, कंबोज हाटक या राजपुर। तो आप लोगों को ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन पे पूरा टॉपिक रिवाइज हो जा रहा है, तो नोट्स रिवाइज करने की क्या जरूरत है? सिर्फ आप लोगों को वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, और अपना इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन जो आप जो भी बुक लिए होंगे प्रैक्टिस सेट, उसको करिएगा। ऑटोमेटिक आप लोगों का नंबर इंक्रीज होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, सबसे पहले भारत, प्राचीन भारत छोड़िए, भारत में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था? ठीक, तो क्या यूनानियों द्वारा किया गया था, या सॉरी ईरानियों द्वारा, या फिर यूनानियों द्वारा, या शकों द्वारा, या फिर कुषाणों द्वारा? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? ईरानी थे, या यूनानी थे, या फिर शक थे, या फिर कुषाण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईरानी। ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, ईरानियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। अब हम लोग पूरा आक्रमण देख लेते हैं, भारत पर कौन कब आक्रमण किया था। ठीक, आर्य आक्रमण। ठीक, आर्य आक्रमण या फिर आर्य लोग जो आए भारत में, उनका कार्य मतलब काल था 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच वो भारत आए थे। फारसी आक्रमण, ठीक, फारसी आक्रमण 535 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। फारसी आक्रमण 535 ईसा पूर्व में, जो कि साइरस प्रथम ने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया था। जो साइरस प्रथम था, ये फारस का था, उसने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया था। वही सिकंदर, यूनानी आक्रमण। पारस के बाद आया कौन, सॉरी फारस के बाद यूनानी आया, जो कि सिकंदर था, और इसने 336 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और 326 ईसा पूर्व में पोरस को हाइडेस्पिस की युद्ध में हराया। यहाँ पे 326 हो जाएगा। जो यूनानी शासक सिकंदर था, उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और पोरस को हाइडेस्पिस के युद्ध में हराया था। पोरस जो भारत का एक राजा था, उसको हाइडेस्पिस के युद्ध में हराया था। ठीक, उसके बाद सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलुकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, तो ये चंद्रगुप्त द्वारा हारा गया। ठीक, इंडो यूनानी, यानी कि ये यवन के निवासी थे। इंडो यूनानी यवन के निवासी थे। उन्होंने लगभग 180 ईसा पूर्व में 180 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ठीक, शक आक्रमण, शक आक्रमण लगभग 165 ईसा पूर्व में शासकों ने भारत में प्रवेश किया और
उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में कई हिस्सों पर अपनी स्थापना की, राज्य की स्थापना की। ठीक, तो इसका क्रम भी याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, तो पहले आर्य आए, उसके बाद फारसी आए, उसके बाद यूनानी आए, उसके बाद इंडो यूनानी आए जो कि यवन के थे, उसके बाद शक आक्रमण हुआ, उसके बाद कुषाण, कुषाण आक्रमण, शकों के बाद कुषाणों ने आक्रमण किया था, शकों के बाद कुषाणों ने आक्रमण किया था, हुन आक्रमण, कुषाणों के बाद 458 ईसा पूर्व में हुनों ने आक्रमण किया। अब मध्यकाल में हम लोग देखेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास में कौन आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम, जो ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 1712 ईस्वी में सिंध पर हमला, सिंध पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। हिंद पर, सॉरी, 712 ईस्वी में सिंध पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है 1001 ईस्वी से। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, जिसका प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर था। मोहम्मद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, जो कि 1025 में किया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में, मुल्तान से शुरू हुआ और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक, तो इसके पीछे भी कहानी है कि ये पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराता है। एक बार ये पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। ठीक, उसके बाद जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है। ठीक, तैमूर का आक्रमण, उसके बाद तैमूर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अब आधुनिक काल के आक्रमण हम लोग देखेंगे। बाबर का आक्रमण 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया 1526 ईस्वी में। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 ईस्वी में और इसने दिल्ली को लूटा। अफगान के आक्रमण, अफगानी के आक्रमण, ये 18वीं शताब्दी में अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। 18वीं शताब्दी में अफगानों ने आक्रमण किया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद 1700 से लेकर 1946 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो ये सारी आक्रमण हम लोग देख लिए। तो आप लोग क्रम से थोड़ा याद रखिएगा। ठीक, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? जो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर कश्मीर? तो चलिए अपना आंसर करिए आप लोग। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और इसका कंटेंट कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कि मेरा भी नया चैनल है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जितना हमसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा बहुत तो गलती अगर मेरे से बोलने में या हो रही है या फिर टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मतलब उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी तरह से मैं वो हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीति जितने भी हुए हैं उन सभी बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजात शत्रु था। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष साबा कामी और शासक कालाशोक थे, और ये वैशाली में हुआ था। ठीक, ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुतिस इसके अध्यक्ष थे और शासक अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीति जो कि पहली शताब्दी में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और शासक कनिष्क थे, और ये हुआ था कश्मीर कुंडलग्राम में। ठीक, तो ये चारों बौद्ध संगीति हम लोग देख लिए। बौद्ध भगवान को सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ये बौद्ध के बारे में अब कुछ फैक्ट्स होंगे, उसको देखेंगे हम लोग। तो बौद्ध भगवान को सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था, जिन्होंने 29 वर्ष की आयु में
राजसी जीवन त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और 35 साल की उम्र में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। हिंदू धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। ठीक, भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, महावीर स्वामी के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कौन है महावीर स्वामी? यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वैशाली। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव पहले और भगवान महावीर स्वामी अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ठीक, और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इनको आदिनाथ भी बोला जाता था और इनका प्रतीक था बैल। और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनका प्रतीक हाथी। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, इनका प्रतीक घोड़ा। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चंद्रगुप्त का शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? शुद्धोधन, उपगुप्त, चाणक्य या फिर शूद्रक? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त को चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो बोले, उन्होंने इनका राज्य विस्तार या फिर राज्य व्यवस्था या फिर राजा बनाने में बहुत हेल्प किया था। चंद्रगुप्त को कौटिल्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक को हराया और मगध में सत्ता संभाली। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी, जिससे भारत में राजनीतिक एकता आई। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया, जो वर्तमान में बिहार में है। मौर्य काल लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व में, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक में पटना थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। यह अत्यधिक संगठित और केंद्रीकृत राजतंत्र था, जिसके शासन के बारे में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलती है। कौटिल्य के जो बुक अर्थशास्त्र है, उसमें मौर्य वंश के शासन व्यवस्था के बारे में वर्णित है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक शामिल थे। और इसका पतन 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं? पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत। ठीक, सतवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत था। तो सतवाहन के बारे में हम लोग जानेंगे। सतवाहन राजाओं ने 150 वर्षों तक शासन किया। सतवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा ने की थी। सतवाहन राजवंश के सिमुक, यहाँ पे मिस्टेक है, तो सतवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, सतवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था। तो सतवाहन राजवंश के सिमुक सतकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी सतकर्णी प्रमुख राजा थे। ये सभी सतवाहन वंश के प्रमुख राजा हुए। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 235 ईसा पूर्व के आसपास इस वंश की स्थापना की थी। सिमुक को नाने घाट शिलालेख में प्रथम राजा के रूप में उल्लेखित किया गया है। प्रतिष्ठान जो है, यह वंश की सबसे प्रसिद्ध और दीर्घकालिक राजधानी रही, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो सतवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। बृहद्रथ राजवंश सबसे पुराना राजवंश
जिसकी स्थापना महाभारत काल में जरासंध जैसे राजाओं ने की थी? प्रधोत राजवंश। बृहदत्त के बाद इस वंश का शासन रहा। हर्यक वंश, ये कुछ राजवंश है, ठीक। हर्यक राजवंश लगभग 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल था और इसके प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे शासकों ने इस वंश के दौरान शासन किया। शिशुनाग राजवंश, ये लगभग 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा और शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को पदच्युत कर इस वंश की स्थापना की। नंद राजवंश लगभग 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व महापद नंद और घनानंद जैसे शासक इस वंश के थे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया। मौर्य वंश लगभग 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का उखाड़ फेंका और भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। शुंग वंश लगभग 184 से लेकर 73 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश का स्थापना की। कण्व वंश लगभग 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व के बीच शुंग वंश के बाद इस वंश का शासन रहा। सतवाहन वंश, यह मगध पर शासन करने वाले अंतिम राजवंशों में से एक था। इसके बारे में अभी हम लोग जान भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल या फिर चोल काल? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। हालांकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक। अगर क्या बोलते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। गुप्त वंश की मूल राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की मूल राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भृगुप्त, कुमारगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त शामिल थे। तो ये सभी गुप्त राजवंश के शासक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, वानभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास? हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वानभट्ट। तो हर्षचरित वानभट्ट द्वारा लिखा गया था। अब हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में हम लोग जानेंगे। हर्षवर्धन का साम्राज्य 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी कनौज थी। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र बना, जिसे हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जय सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय या फिर पुलकेशिन द्वितीय? जय सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो कौन था चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। डी, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। चालुक्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। छठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। इसकी तीन मुख्य शाखाएं थी। इसकी तीन मुख्य शाखाएं थी। बदामी, जिसे बतापी भी कहा जाता था, बदामी का चालुक्य, बेंगी का चालुक्य और कल्याणी जो कि पश्चिमी चालुक्य था। यह राजवंश अपने प्रशासन, वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। यह राजवंश अपने प्रशासन, वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चोल के संस्थापक विजयालय था। जो चोल राजवंश था, इसका संस्थापक विजयालय था। और राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग और चालुक्य बदामी के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम और पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। इसके अतिरिक्त चेर और पांडे भी महत्वपूर्ण राजवंश थे, जो प्राचीन काल के ही शासन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर? तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। क्या था क्वेश्चन?
अच्छा, हाँ सही है। गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद गौरी था। और यहाँ पे कुछ जो ये मुगल वंश के बारे में दिया हुआ है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब मुगल वंश के प्रमुख शासक को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बाबर 1526 से लेकर 1530 तक ये राज्य किया, और यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, और इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रखी थी, ठीक। इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन का नींव रखा था। उसके बाद हुमायूं हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और यह 1530 से लेकर 40, और फिर 1555 से 56 के बीच ये राज करता है। ये बीच में जो गैप हुआ है, यहाँ पे शेर शाह सूरी ने राज किया था, ठीक, हुमायूं को हराकर। बाबर का पुत्र था, जिसे हुमायूं के नाम से जाना जाता है। वह 2 बार शासन काल के बीच में सूरी वंश द्वारा बाधित हुआ था। सूरी वंश यानी कि शेर शाह सूरी। अकबर अकबर का शासन काल था 1556 से लेकर 1605। यह हुमायूं का पुत्र था, और मुगल साम्राज्य का एक महान शासक माना जाता है। अकबर को मुगल साम्राज्य का एक महान शासक माना जाता है, जिसने साम्राज्य के विस्तार और केंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक गद्दी पर रहता है, और यह अकबर का पुत्र था, जो अपनी कलात्मक रुचियों और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से लेकर के 1658 तक है। जहांगीर का पुत्र, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज की याद में करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। यह शाहजहां का पुत्र था, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके शासनकाल में मराठों जैसे विद्रोह हुए। अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी? आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया था। अब कुछ और नगर को भी देख लेते हैं और उसके संस्थापक। जैसे दिल्ली का स्थापना तोमर शासक करवाए थे। अजमेर का अजय राज सिंह चौहान ने करवाया था। आगरा का सिकंदर लोदी। कोलकाता जॉब चौनक। लखनऊ आसफ उद दौला। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। फतेहपुर सिकरी मुगल। फतेहपुर सिकरी की स्थापना मुगल यानी कि अकबर ने करवाया था। इसका फतेहपुर सिकरी ध्यान रखिएगा, अकबर। सीरी सीरी जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। इलाहाबाद अकबर। विजयनगर हरियर प्रथम। इंदौर इंदौर का स्थापना अहिल्याबाई ने करवाई थी। और धार राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का, कृष्ण देव राय, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर देवराय। इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिहर एवं बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। इसकी राजधानी विजयनगर और आधुनिक हम्पी थी। आधुनिक राजधानी हम्पी थी, यही क्वेश्चन में आता है, ठीक, हम्पी। इसके प्रमुख शासकों में कृष्ण देव राय शामिल थे। साम्राज्य ने 336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक शासन किया, और इसका पतन तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंश थे। संगम वंश, यह 1336 से लेकर 1485 तक ये लोग राज करते हैं, और हरिहर और बुक्का राय ने इस वंश की स्थापना की थी। वही सुल्लुब राजवंश, जो कि 1485 से लेकर 1503 तक शासन किए, इस वंश ने संगम वंश के बाद शासन किया था। तुल्लु वंश के कार्यकाल था 1503 से लेकर के 1770 तक। तुल्लुक वंश का राज था, और कृष्णदेवराय इसी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कृष्णदेवराय, जो कि काफी महत्वपूर्ण नाम है, ये बार बार क्वेश्चन में आता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय तुल्लुक राजवंश से संबंधित थे, और ये विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कृष्णदेवराय, जिन्होंने साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचाया। अरबिडू राजवंश 1570 से लेकर 1686 ईस्वी। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। यह विजयनगर का सबसे अंतिम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजन किया गया था? बहमनी साम्राज्य को कितने राज्य में विभाजन किया गया था? ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5।
इसका आंसर हो जाएगा डी 5। बहमनी को 5 राज्यों में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य 1347 से लेकर 1527 ईस्वी तक दक्कन क्षेत्र का एक मुस्लिम राज्य था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यह विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। बाद में 5 दक्कन सल्तनतों में विघटित हो गया, जिनमें अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर शामिल थे। तो ये 5 राज्य कौन कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। यह साम्राज्य अपनी संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य के विकास के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य प्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य प्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। चैतन्य प्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? सी, गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य प्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। जो श्री संप्रदाय था इसको रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया था। वहीं ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित किया गया था। सनकादि संप्रदाय श्री निम्बिकाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। नाथ संप्रदाय भगवान शिव को माना जाता है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, विवेकानंद। रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकराचार्य। तो भारत के दार्शनिक देख लेते हैं हम लोग। जैसे साख्य के संस्थापक कपिल मुनि थे। योग के संस्थापक पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। वही वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद थे। मीमांसा के जैमिनी, अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत वेदांत के रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और अद्वैतवाद के निम्बिकाचार्य। ठीक, ये चारों काफी महत्वपूर्ण है और ये भी ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हैं? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ठीक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? किस मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। प्रमुख मुगल शासक और उसके कार्य को हम लोग देखते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 था। 1526 से लेकर 1530 मुगल साम्राज्य के संस्थापक, और ये 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना रखे थे। 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की स्थापना की थी। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे और उन्होंने बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबरनामा नामक आत्मकथा। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 था। 2 बार ये राजा बना था। ठीक, यह बाबर का पुत्र था। उन्होंने बंगाल साम्राज्य को बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य को बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और निर्वासन में जाना पड़ा था। तो ये 1530 और 40 के बीच शेर शाह सूरी के साथ इसका सामना हुआ। तो उसके हार के बाद ये भारत छोड़ के चला गया था। फिर इसने आया 1555 ईस्वी में। ठीक, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 था। मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और महान शासकों में से एक थे। उन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन और मनसबदारी व्यवस्था स्थापित की। अपने शासन के काल के दौरान साम्राज्य की काफी विस्तार किया। तो उसके बाद जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627।
यह अकबर का पुत्र था, अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। पत्नी नूरजहां ने भी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। उसके बाद शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक, और मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है। जो शाहजहां का कार्यकाल था, मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे कई प्रसिद्ध भवनों का निर्माण करवाया। इसने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद सभी चीजें का निर्माण करवाया था। औरंगजेब, इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 था। मुगल साम्राज्य के अंतिम एवं महान शासक माने जाते हैं। औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का अंतिम एवं महान शासक माना जाता है। उसने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया, लेकिन इसकी धार्मिक नीति लेकिन इसकी धार्मिक नीतियों और दमनकारी शासन ने साम्राज्य के पतन की बीज बो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, करवाड़ या फिर पुरंदर? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या फिर पुरंदर? बी, रायगढ़। शिवाजी महाराज 1630 से लेकर 1680 मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज 1630 से 1680 मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने मुगलों से संघर्ष करके पश्चिमी भारत में हिंदवी स्वराज की नींव रखी। उनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। उन्होंने अपनी माँ जीजाबाई से साहस और धर्म की शिक्षा ली थी। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपना पहला किला तोड़ना जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति में महारत हासिल की और कई किले जीते। 1674 में रायगढ़ में छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। उनका निधन 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 में हुआ था, और ये 1674 में रायगढ़ में इनका छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था। किससे छीना था? अल्बुकर्क जो पुर्तगाली था, और इसने गोवा को किस राजा से छीना था? क्या वो राजा जमोरिन था, या बीजापुर के सुल्तान, या फिर फ्रांस, या फिर इंग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजापुर के सुल्तान से इसने छीना था। 1498 में वास्को डी गामा के आगमन के साथ भारत में एक पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर गोवा सहित कई व्यापारिक चौकियों स्थापित की, जिसमें गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गया। गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गया। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन का क्रम और विवरण। अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम और विवरण। पुर्तगाली 1498 में आए थे। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया और कालीकट में उतरा। उसने व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए, लेकिन अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। डच 1595 में सबसे पहले 1595 में डच जहाज भारत पहुंचे, और बाद में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेज 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई, और 1613 ईस्वी में सूरत की पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई। डेनिश डेनिश 1616 में आए, और डेनिश अपनी कंपनी 1616 में भारत आई और 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसी फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आई। वे अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में देरी से आए और कुछ भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रित स्थापित की, जो 1947 तक बना रहा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और उसके बाद फ्रांसीसी। ये यूरोपियों का आने का क्रम था। ठीक, ये क्रम एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 बार।
तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार ही किए थे। ठीक, महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ठीक, जो 1917 में आयोजित हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और ये पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में, जिसकी अध्यक्षता व्योम्स चंद्र बनर्जी ने किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, जिसमें कांग्रेस की प्रथम बार विभाजन हुआ था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। पहली बार जनगण मन को गाया गया। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, और 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? महागढ़, मेहरगढ़, हलूर या फिर दबोजली हेडिंग। तो ये पूरा पाषाण स्थल है। ठीक, तो ये जो जेडाइट पत्थर है कहाँ पाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। जो अब हम लोग देखेंगे पाषाण कालीन स्थल, जहां से कुछ अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, यहाँ गुफाओं और शैलश्रेयों का चित्रकला के प्रमाण मिला है। ठीक, सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ हैंड एक्स क्लीवर और एक्सक्रेपर जैसे उपकरण मिले हैं। नर्मदा घाटी, यह भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी पत्थर के औजार और लुप्त प्राय जानवरों की अवशेष मिले हैं। अतीर मकपम और गुडियम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ हस्त ठाकुर शल्क, ब्लेड और खुरचनी जैसे उपकरण मिले हैं। हथनौर, जो ये भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ मानव के जीवाश्म मिले हैं। हथनौर में मानव के जीवाश्म मिले हैं। मध्य पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के स्थल थे। ये मध्य पाषाण काल, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बेगोर राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान, यहाँ पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नहर और मदाहा, सराय नाहर और महदहा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मानव कंकाल के सबसे पहले अवशेष पाए गए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म उपकरण और कुछ चित्र पाए गए हैं। नव पाषाण काल, बुर्ज होम और कुफ कराल जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ गर्त निवास यानी कि जमीन के अंदर घर का प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ चावल की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, इस स्थल से हड्डी और औजारों का प्रमाण मिले हैं जो कृषि और पशुपालन की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में मिली थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में मिली थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। तो औरंगजेब का कार्यकाल 1618 से लेकर 1707 था और यह मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम महान शासक था, जिसने 1698 से लेकर 1707 तक शासन किया और अपने शासन काल में मुगल साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। उसका जन्म शाहजहां और मुमताज महल के यहाँ हुआ था और उसने गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों से लड़ाई की थी। वह कट्टर मुस्लिम शासक था जिसने गैर मुस्लिम पर जजिया कर फिर से लगाया और उसके शासनकाल में कई मंदिर तोड़े गए, लेकिन उसने शरिया कानून के आधार पर फतवा ए आलमगीरी भी जारी की। फतवा ए आलमगीरी इसने जारी किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। औरंगजेब का शासनकाल साम्राज्य में विस्तार के लिए उल्लेखनीय था, लेकिन मराठों और सिखों और जाटों के विद्रोह ने उसके शासन के अंत तक साम्राज्य को अस्थिर कर दिया। बाबर का शासनकाल 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 40, फिर 1555 से 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से लेकर 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था?
ए सुभाष चंद्र बोस। अब हम लोग सारे नारे को देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते, पंडित मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते, पंडित मदन मोहन मालवीय। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। खालिस्तान की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो इसमें से किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? भारत के विधानमंडलों, अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक सुधारों के लिए भारत का उपयुक्तता। ठीक। तो अब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य था 1919 में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना। ठीक। इसका गठन ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और सदस्य आयोग में 7 ब्रिटिश संसद सदस्य थे। विरोध का कारण था इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण इसका तीव्र विरोध हुआ था। इसका विरोध का कारण था किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। भारत में गतिविधियां और प्रतिक्रिया। तो इसका भारत में गतिविधि और प्रतिक्रिया क्या हुआ? भारत आगमन। साइमन कमीशन पहली बार फरवरी मार्च 1928 में भारत आया और अक्टूबर 1928 में दोबारा आया। ठीक। विरोध प्रदर्शन। कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। लाठीचार्ज और मृत्यु। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो लाठीचार्ज हुआ था लाहौर में, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रुख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कमीशन का बहिष्कार किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड या भगत सिंह की मृत्यु दंड पे? इसका आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 6 अप्रैल 1919 को भारत में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के रूप में माना गया था। रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अहिंसक विद्रोह शुरू किया। रॉलेट एक्ट, इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया था, जिसके कारण इसे काला कानून कहा जाता था। तो इसे बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इस दिन को रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाए और इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? ठगी प्रथा के उन्मूलन से कौन संबंधित है? रिपन, लीटन, विलियम बेटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? ठगी प्रथा के उन्मूलन से कौन संबंधित है? सी, विलियम बेटिंग। राजा राम मोहन राय सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। ठीक। ये विलियम बेटिंग के मदद से सती प्रथा का अंत किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई महिला शिक्षा और निम्न जातियों के अधिकार के लिए काम किया। बी आर अम्बेडकर जातिगत भेदभाव का उन्मूलन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को अंत किया और शिक्षा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती
जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया। इन सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय की स्थापना करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी कौन थे? तो जो 1857 का क्रांति हुआ था, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने किए थे, उसके 100 साल पहले ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी कौन थे? विष्णु मनकी, रुगदैव मुंडा, बाबा तिलका मांझी या फिर दुक्कन मनकी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबा तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1771 से लेकर 1784 तक चला। यह विद्रोह 1770 के एक भयानक अकाल और कंपनी सरकार के अत्याचारों के कारण शुरू हुआ था, जिसमें आदिवासियों को अपनी जमीन के से बेदखल किया जा रहा था और उन पर भारी कर लगाए गए थे। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था, इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू मुर्मू ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदार और साहूकारों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। तो इसको ये 1857 के पहले का आंदोलन माना जाता है इसको, ठीक। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट में इसको जरूर बताएं, ठीक। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं पे नहीं मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।